हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे विद्युत ऊर्जा के बारे में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। उसमें हम आपको बताए थे विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसका ऐसे ही मात्रक निकाल के दिखाए थे। साथ ही साथ एक यूनिट जिसको वोल्ट यूनिट कहते हैं यानी किलोवाट घंटा, उसमें कितना जूल होता है उसको हम बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग के बारे में, किस प्रकार हम लोग विद्युत धारा द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका यूज कर पाते हैं। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। ठीक है, आपको हम समझाए थे कि ये तो मतलब दैनिक अनुभव की बात है कि जब किसी विद्युत उपकरण से लगातार कुछ समय तक धारा का प्रवाह होते रहता है तो वह जो विद्युत उपकरण है गर्म हो जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि चार्जर भी जब हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में ज़्यादा देर तक कनेक्टेड रखते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। विद्युत बल्ब जो है वो भी गर्म हो जाता है, या कोई भी डिवाइस थोड़ा गर्म हो जाता है अगर उससे ज़्यादा समय तक करंट का प्रवाह हो। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका प्रयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि वो ज़्यादा गर्म हो और उसकी गर्मी का ही काम है। बात समझ रहे हैं ना। तो वैसे मतलब विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसी का यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, यानी जो इस्त्री होता है ना, विद्युत इस्त्री, इसकी बात करते हैं। विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, हम बात करते हैं हीटर का, हम बात करते हैं टोस्टर का, या फिर सोल्डिंग रॉड वगैरह जो होता है इसकी बात करते हैं। तो ये सारे ऐसे मतलब उपकरण है जिसका इस्तेमाल हीट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऊष्मा उत्पन्न कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है जब इससे अधिक समय तक धारा का प्रवाह किया जाएगा तो इससे मतलब हीट अपने आप उत्पन्न होगा। लेकिन आप तो देखे होंगे कि भाई हीटर को हम जैसे ही बोर्ड में कनेक्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन जो है इस्त्री, सब इसको जब हम लोग बिजली से कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तुरंत ये गर्म हो जाता है, यानी बहुत कम समय में गर्म हो जाता है। बल्ब के साथ ऐसा नहीं होता, या चार्जर के साथ ऐसा नहीं होता, या कोई अन्य डिवाइस जो इलेक्ट्रिक बोर्ड मतलब में कनेक्टेड हो, विद्युत परिपथ में जुड़ा हुआ, वो उतना ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता। विद्युत इस्त्री की आप बात कर ले, इलेक्ट्रिक आयरन का अनुभव तो लगभग सबका होगा। आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही कनेक्ट किया जाता है उसको विद्युत परिपथ में, थोड़ा सा लगभग 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में ये पूरा गर्म हो जाता है। भाई इतना जल्दी और उतना ज़्यादा गर्म कैसे हो गया? तो इसलिए उतना जल्दी और उतना तेजी से गर्म हो गया क्योंकि उसमें ऐसे पदार्थ का यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जितने सारे भी आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख रहा है, इन सब का वह भाग समझिएगा, इन सब का वह भाग जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उसे तापन अवयव कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? तापन अवयव कहते हैं। ठीक है, आप समझिए इसका मतलब। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो प्लेन वाला पार्ट होता है जो कपड़ा के ऊपर पड़ता है, वही ना जल्दी से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वो जो पार्ट है ना उसको हम क्या बोलेंगे? तापन अवयव बोलेंगे। और वो तापन अवयव गर्म क्यों हो जाता है जल्दी? क्योंकि ये जो तापन अवयव है इसको बनाया ही गया रहता है विशेष प्रकार के पदार्थ से, इसलिए काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो देखिए, तापन अवयव के निर्माण की अगर बात करें हम, तो इसका निर्माण हुआ रहता है वैसे चालक तार की कुंडली द्वारा। मतलब उसमें होता क्या है कि तापन, इलेक्ट्रिक आयरन से समझिए, उसमें जो तापन अवयव लगा रहता है वास्तव में वो चालक तार का एक कुंडली होता है जिसको फैलाकर लगाया गया रहता है, और उसमें ऐसे चालक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होता है जिसकी प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होती है, प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक हो, और साथ ही साथ गलनांक भी उच्च हो, गलनांक काफ़ी उच्च हो। वैसे मतलब पदार्थ का यूज इसके तापन अवयवों के निर्माण में किया जाता है। देखिए, जैसे प्रतिरोधकता जब उसका अधिक होगा ना, यानी उसका जो रेसिस्टेंस पावर है अगर वो अधिक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करंट के प्रवाह को रोकेगा, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा। और जब विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होने देगा, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी गर्म होगा। आप खुद से सोचते हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
कोई वस्तु मोशन में, कोई वस्तु गति कर रही है और उस वस्तु के सरफेस पर, उस वस्तु के सतह पर एक ऐसा मतलब एक ऐसा बल काम कर रहा है या उस वस्तु के सतह पर एक ऐसा मतलब चीज़ काम कर रहा है जिसके कारण वो उसके गति में विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। आप ऐसा फील किए होंगे जनरली, जब दो चीज़ को आपस में रगड़ा वगैरह भी जाता है ना, तो एक जो वस्तु है उसमें दूसरे की गति को रोकने का प्रयास करता है, जिसके चलते वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि इसकी भी प्रतिरोधकता तापन अवयवों का काफ़ी उच्च रखा जाता है, अधिक रखा जाता है, जिसके चलते विद्युत धारा के प्रवाह मतलब अच्छा से नहीं हो पाता, उसके प्रवाह का विरोध करता है यह उच्च प्रतिरोधकता, जिसके कारण ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाएगा और अधिक गर्म होता है, तो इसलिए इसका गलनांक भी काफ़ी उच्च रखा जाता है। सोचिए अगर गलनांक इसका निम्न रखा जाए, गलनांक बहुत कम रखा जाए, तो क्या होगा, गलनांक का मतलब क्या होता है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे तो उसको गलनांक कहेंगे। तो सोच रहे जब इसका गलनांक कम रहेगा तो थोड़ा सा भी गर्म होगा तो ये तरुए पिघल जाएगा, ये जो कुंडली बना है ना चालक पदार्थ का वहीं पिघल जाएगा, तो फिर हुआ आयरन, उसे जान जाने की भी खतरा होगी। तो इसलिए जो तापन अवयव बनाया जाना चाहिए उस बनाया जाता है, उसका गलनांक भी उस पदार्थ का काफ़ी उच्च रखा जाता है। और देखिए जनरली इसके लिए कौन सा पदार्थ ज़्यादा उपयोगी है, तो जानते हैं इसके लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाना ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। नाइक्रोम के तार का कुंडली बनाकर, अगर नाइक्रोम के तार की कुंडली का हम प्रयोग करें मतलब तापन अवयवों के निर्माण के लिए, तो ये ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि नाइक्रोम ऐसे ऐसे पदार्थों का मिश्रण होता है ना जिसमें मतलब जिसका प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च हो जाता है। ठीक है, आपको हम ये भी बता देते हैं कि ये जो नाइक्रोम का तार है ना, ये 4 तत्वों के मिलने से बनता है। कौन कौन 4 तत्वों के मिलने से बनता है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में निकेल होता है, फिर इसमें आयरन होता है, ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्रोमियम भी होता है और मैग्नीज की भी मात्रा पाई जाती है। तो देखिए अगर हम इसमें इसके परसेंटेज की बात करें तो आप ये भी समझ लीजिए इसमें निकेल सबसे अधिक होता है लगभग 60%, आयरन इसमें 26% पाया जाता है। मतलब नाइक्रोम में अगर नाइक्रोम का तार आपको बनाना है ना, तो नाइक्रोम का तार बनाने के लिए उसमें निकेल 60%, आयरन 26%, क्रोमियम 12% और मैग्नीज 2% मिलाना पड़ेगा, तब जाकर जो उसका मिश्रण तैयार होगा वो नाइक्रोम का तार बनाएगा। बात समझ में आया ना। तो इस प्रकार नाइक्रोम के तार तैयार होता है और जिसका यूज तापन अवयव के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार और देखिए यही व्यवस्था होने के कारण तापन अवयव जो है जल्दी गर्म हो जाता है और इससे ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है, जिसका इस्तेमाल जिसका उपयोग हम लोग के द्वारा इन सारे उपकरणों में आसानी से किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हम आपको समझाएं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जो होता है उससे जो हीट उत्पन्न होता है उसका यूज हम कैसे कर पाते हैं उसके बारे में समझें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत बल्ब के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम आपको उसका स्वच्छ नामांकित चित्र के साथ आपको समझाएंगे। साथ ही साथ उसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि विद्युत बल्ब जो होती है उसमें से हवा निकाल कर और उसमें निष्क्रिय गैस आर्गन या फिर नाइट्रोजन ऐसे गैस क्यों भरी जाती है, इसको भी हम अगले क्लास में समझाएंगे।